प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VIP ALS क्लासेस पर। तो आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी बड़ी ही मेहनत से कर रहे होंगे। तो बड़े दिनों के बाद 2 या 3 दिन के बाद जो मैंने आपका एल के मैं आपको नेम की रिएक्शन करा रहा था, उसी में आगे का पार्ट आज आपके सामने मैं शूट कर रहा हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 12th के नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जो कि इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे वीडियो से पहले भी मैंने 2 या 3 वीडियो कराई हैं, जिनमें मैंने हेलो एल्किन, हेलो एरिन्स और एल्कोहल की बहुत इंपोर्टेंट नाम की अभिक्रियाएं या फिर वो अभिक्रियाएं जो पेपर में आपके लिए इंपोर्टेंट है, सभी में मैंने आपको कराई है। आज मैं आपको फिनोल और ईथर की मिक्स करके गिनती की 10 रिएक्शन लेके आया हूं और 10 की 10 मोस्ट इंपोर्टेंट है। ध्यान सुनना, 10 में से आपकी 5 या 4 पक्का आएंगी, इतना मैं कह देता हूं आपसे। 10 में से 4 या 5 लिख लो, आनी ही आनी है। या तो ये सीधे नाम से पूछ जाएंगी या फिर इनमें से अंदर से पूछ सकता है, ठीक है ना। तो बिना समय बर्बाद किए सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो पहली रिएक्शन है आपकी, आज की पहली रिएक्शन है कॉल्वे सिमिट अभिक्रिया। एकदम वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन है कॉल्वे सिमिट अभिक्रिया। क्या होता है सर इसमें? तो सोडियम फिनोक्साइड को लगभग 400 केल्विन से 407 एटीएम दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर ऑर्थो स्थान पर COOH आ जाता है और बनता क्या है मैंने पदार्थ? सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ये आपका मुख्य उत्पाद बनता है। अब रिएक्शन तो मैंने पढ़ दी, होता क्या है, लेकिन बनेगा कैसे सर ये तो बता दो। तो देखो ध्यान से। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कॉल्वे सिमिट अभिक्रिया आपका एक फिनोल का रासायनिक गुण है। जो ये आपका सैलिसिलिक अम्ल बन रहा है, ये फिनोल से बना है। तो सर इसमें फिनोल का नाम तो नहीं आया, तो फिनोल की पहले NaOH से रिएक्शन कराई गई है, जिससे आपका सोडियम फिनोक्साइड बना है और सोडियम फिनोक्साइड से आपका सैलिसिलिक अम्ल बना है। एक एक करके सब चीज बात करेंगे, आ जाओ। तो सबसे पहले आपका फिनोल, ये बेंजीन रिंग के ऊपर आपका मैंने OH लगा दिया, ये हो गया फिनोल। अगर इसकी रिएक्शन में करा दूं NaOH से, NaOH से क्षारीय माध्यम में अगर NaOH से रिएक्शन करा दूं तो आपका बनेगा सोडियम फिनोक्साइड। इसलिए यहां पर ये सोडियम फेनोक्साइड से लिखी गई है। यही 3 लाइन आपको लिख के आनी है, पूरी 4-5 लाइन नहीं लिखनी है, इनसे काम चल जाएगा। कॉल्वे सिमिट में इतना ही आपको लिखना है जितना मैंने बोर्ड पर लिखा गया है। तो देखो रिएक्शन, तो NaOH से रिएक्शन कराऊंगा तो यहां उत्पाद बनेगा आपका सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड यहां पर ONA आ जाएगा और आपका निकला क्या? यहां से H, यहां OH, H2O निकल जाएगा। जो निकलने वाले पदार्थ हैं उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारा जो मेन उत्पाद है वही हमको बनाना है। अब सोडियम फिनोक्साइड, अब देखो अगर आपको ये 3 लाइन याद है तो आप इस रिएक्शन को पूरा कर लोगे। अगर आपको रिएक्शन याद है तो आप 3 लाइनें लिख लोगे। आपको एक ना एक चीज तो याद करनी ही पड़ेगी, ज्यादा समय बचा नहीं है कि आपको पूरी तरह से इसमें मैकेनिज्म क्रियाविधि करके समझा जाए। तो इसलिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन कर रहे हैं। ध्यान से देखो, सोडियम फिनोक्साइड को लगभग 400 केल्विन ताप और 4 से 7 एटीएम ताप पर CO2 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दो। सर ताप दाब सब आपके सामने है, 400 केल्विन ताप है और 4 से 7 एटीएम का मतलब क्या है सर? तो एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडलीय दाब। तो यहां पर हमें 4 से 7 वायुमंडलीय दाब लेना है और आपका 400 केल्विन ताप लेना है। अब होता क्या है कि COO यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपका इस Na के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो आपका बन जाता है, क्या बनता है? तो आपका बन जाता है सिंगल बॉन्ड COONA। ये आपका सोडियम एसीटेट, मान लो या कुछ बोल लो इसे, सोडियम एसीटेट बन जाता है आपका। अब यहां होता है पुनर्विन्यास। रिएक्शन थोड़ी बड़ी है, आज की जितनी भी लूंगा उन सब की आपको हिंदी, उन सब की लैंग्वेज कैसे लिखनी है, रिएक्शन कैसे लिखनी है, सब मैं बताऊंगा। रिएक्शन सभी लंबी है और आपकी वीडियो भी आज लंबी ही होगी। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, ऐसे नहीं है खाना खा रहे हैं देख रहे हैं सर की वीडियो, सो रहे हैं देख रहे हैं वीडियो ना, ऐसे काम नहीं चलेगा यार। कब तक काम करेगा? वैसे तो वो फिल्म देखता है, शॉर्ट्स देखता है, रील्स, वो चल जाएगा, लेकिन पढ़ाई का नहीं चलेगा। पढ़ना है तो मन से आपको कॉपी पेन निकाल के रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। लिखनी है तो सुनते रहो ना ध्यान से। तो ये आपका बनेगा। अब यहां पर होता है पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास ये होगा सर, ये क्या है? तो होता कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है। जो COONA इसका पुनर्विन्यास हो जाएगा कि ये इस ऑर्थो स्थान पर आ जाएगा।
आपको इतना तो पता है ऑर्थो पैरा मेटा कहां होता है। क्रियात्मक समूह के दोनों ओर के ये कोने ये ऑर्थो कहलाते हैं, इनसे नीचे वाले ये कोने ये मेटा कहलाते हैं, और इसके सामने वाला सिरा ये पैरा कहलाता है। तो पुनर्विन्यास के दौरान देखो क्या होगा, मैं कराता हूं। तो यहां पर आपका बेंजीन चेन और आपका ऊपर आपका इस पे O और ये COON है, इसका पुनर्विन्यास हो गया ऑर्थो स्थान पर यहां आ जाएगा COON। अब आपको पता होगा कि बेंजीन के हर कोने पर एक कार्बन है एक H है, तो यहां पर एक H है, तो सर वो कहां गया? तो ध्यान से देखें, पुनर्विन्यास के दौरान यहां से ये H निकला और आपका यहां पहुंच गया। समझ में आया? यहां पर आपका COONS यहां आया, यहां से एक H निकल के ऊपर पहुंच गया। ठीक है सर। अब अगर हमें बनाना क्या है, हमें करना क्या है कि ऑर्थो स्थान पर COOH प्राप्त होता है, लेकिन ऑर्थो स्थान पर यहां है COON। तो सर यहां से Na हटा दो आप, तभी तो बनेगा COOH। अगर मैं यहां COOH लगा दूं तो मेरा जो पदार्थ है सैलिसिलिक अम्ल वो बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसकी जल से अभिक्रिया करा देता हूं। जल से जैसे ही अभिक्रिया कराऊंगा तुरंत आपका Na और OH निकल जाएगा, NaOH निकल गया, और ये H इधर एंट्री कर जाएगा यहां पर। तो आपका फाइनली बन जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर आपका OH और ऑर्थो स्थान पर COOH, जो हमें चाहिए था। गर्म करने पर ऑर्थो स्थान पर COOH आ जाता है, जिसे सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। तो इसका नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में अगर आपको कॉल्वे सिमेंट अभिक्रिया नहीं पूछता है तो ये भी पूछ सकता है सैलिसिलिक अम्ल बनाओ फिनोल से। तब आपका ये कहोगे सर ने तो कहा था नाम की अभिक्रिया आएंगी, इसमें नाम की है नहीं है। नाम की अभिक्रिया को आपको ऐसे घुमा के ही पूछ सकता है कि फिनोल से या फिनॉक्साइड, ये फिनोल है ये फिनॉक्साइड है, फिनॉक्साइड से सैलिसिलिक अम्ल बनाओ, तब भी आपकी कॉल्वे सिमेंट अभिक्रिया ही आएगी। ये इसमें यहां पर फिनोल है, फिनोल, और ये आपका फिनॉक्साइड है, मैं नाम लिख देता हूं, ये आपका फिनॉक्साइड है। मेन जो आपने लिया है उनके नाम आपको पता होने चाहिए, और जो बन रहा है उसका नाम पता होना चाहिए, बस। और हमें किसी को कुछ नहीं लेना। तो ये बन गया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, ये इसका नाम हो जाएगा। अच्छा सर इसका एक और नाम है, तो ये इसका व्यापारिक नाम है सामान्यतः, जैसे आपका CH3COOH, ये आपका एसिटिक अम्ल है, इसे हम सिरका कहते हैं व्यापारिक नाम, लेकिन इसका आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल है या एसिटिक अम्ल है। लेकिन ऐसे ही इसका व्यापारिक नाम सैलिसिलिक अम्ल है। लेकिन सर इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? तो आईयूपीएसी नाम ध्यान से देखें, अगर COOH को मुख्य क्रियात्मक समूह माना जाए, माना क्या जाए, COOH आपका मुख्य क्रियात्मक समूह है। तो अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2, तो यहां पर 2 पे आया OH, तो मैं लिखूंगा 2 हाइड्रोक्सी OH, और एक पे है COOH, और जब बेंजीन रिंग के ऊपर COOH होता है तो उसे बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ये इसका नाम बड़ा ही हो जाएगा मस्त है, बेंजोइक अम्ल। क्या समझे? पेपर में आपसे पूछ लिया कि सर फिनोल से 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बता दो। अब आपका सर घूम गया, आप दे रहे हो सर को गाली कि सर ने तो कराया नहीं कुछ। बेटा कराया तो क्या है, कॉल्वे सीमेंट अभिक्रिया पूछ ले, या फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल पूछ ले, फिनोल से 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल पूछे, कुछ भी पूछे, करना आपको यही है। क्या समझे आप? ठीक है ना? तो इस प्रकार हमने कॉल्वे सीमेंट अभिक्रिया पूरी की, जिसमें सैलिसिलिक अम्ल मुख्य उत्पाद बनता है। इसके दोनों नाम आपको याद रखना है। अच्छा थोड़ा सा आपको नॉलेज में और देता हूं, जो आपका सैलिसिलिक अम्ल है, कोई टेंशन नहीं, अब ये रिएक्शन की है, इसके बाद अगली की और कर लेंगे, थोड़ा और ज्ञान ले लो, क्या टेंशन है। तो ध्यान सुने, जो ये आपका सैलिसिलिक अम्ल बनना है, ये आपका चिकित्सा में बहुत इंपोर्टेंट है। यानी कि डॉक्टर में, डॉक्टरी लाइन है जिसमें चिकित्सा डॉक्टर आपको दवाई देते हैं, आपको ठीक करते हैं, उसमें दवाइयों के रूप में, औषधि के रूप में आपका सैलिसिलिक अम्ल बहुत ज्यादा उपयोगी है। इससे 3-4 गोलियां आती हैं, जैसे एक एस्प्रिन नाम की गोली आती है, एक सैलोल नाम की गोली आती है, एक मेथिल सिलिकेट नाम की गोली आती है। इस सैलिसिलिक अम्ल से ही बनाई जाती है। ध्यान से देखें, इस सैलिसिलिक अम्ल से एक एस्प्रिन नाम की गोली बनाई जाती है, एस्प्रिन नाम की गोली, एस्प्रिन। मैं दोबारा लिख देता हूं, इसे मिटा के, ये मैंने मिटा दिया, एस्प्रिन। एक ये गोली आपकी दवाई है, टैबलेट है, एस्प्रिन टैबलेट, ये आपकी इसी से बनाई जाती है। दूसरी आपकी एक गोली और है, जो है आपकी सैलोल,
ये भी आपकी जो दवाई है वो इसी से बनाई जाती है। तीसरी आपकी है मेथिल मेथिल सैलिसिलेट। ये तीनों ही गोली आपकी इससे बनाई जाती है, मेथिल सैलिसिलिक अम्ल से। बहुत ज्यादा उपयोगी पदार्थ है सैलिसिलिक अम्ल, इससे तीनों ही गोली बनाई जाती है। अब सर इनका यूज क्या है? तो एस्पिरिन का यूज होता है आपका दर्द निवारक के लिए, यानी किसी को दर्द हो रहा है कहीं पूरे शरीर में, एस्पिरिन दे दो उसे, उसका दर्द भाग जाएगा। सैलोल है ज्वर निवारक के लिए, सैलोल है ज्वर निवारक यानी फीवर को भगाने के लिए। ये है फीवर के लिए, जब किसी को फीवर होता है, बुखार होता है, तो उसको दी जाती है सैलोल। यानी जब कभी आप डॉक्टर से दवाई लेने आए बुखार में, तो चेक करना उसमें एक गोली सैलोल होगी। जब किसी बंदे को बुखार होता है ना, तो वहां दी जाती है सैलोल। एस्पिरिन दर्द के लिए, दर्द निवारक, दर्द को भगाने के लिए। और मेथिल सैलिसिलेट ये आपका गठिया दर्द होता है, गठिया दर्द में दी जाती है मेथिल सैलिसिलेट। और इसका एक काम हो रहा है, इसका काम किया था परफ्यूम में और यूज की जाती है ये परफ्यूम में, क्योंकि मेथिल सैलिसिलेट में से अच्छी गंध आती है, अच्छी सुगंध आती है, इसलिए मेथिल सैलिसिलेट का यूज आप परफ्यूम में कर सकते हैं। और आपका इसका गठिया दर्द में भी यूज होता है। ये थोड़ा सा ज्ञान है, मैंने दे दिया आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहां तक याद रखना है सैलिसिलिक अम्ल तक। तो ये हमने कॉलबेस में टपक की। आगे दूसरी है, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने सुनी होगी, आप जानते होंगे, पेपर में बार बार पूछी गई है, रीमर टाइमन अवक्रिया। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे बढ़ते हैं। टाइमन अवक्रिया, आहा, बच्चे बड़े ही मतलब जो समझ लो आप, अगर रीमर टाइमन अवक्रिया का नाम वो जिंदगी में 100-200 बार सुन चुके होंगे। जो भी टीचर आपको बता रहा है कौन सी नेम की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रीमर टाइमन। किसी से पूछो कौन सी नेम की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रीमर टाइमन, पर आती है नहीं रीमर टाइमन होती क्या है। तो ध्यान से देखो आज रीमर टाइमन अवक्रिया है क्या, कैसे होती है वो, उसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। क्योंकि 2 नंबर में आपसे पूछी ही जाएगी रीमर टाइमन अवक्रिया पर टिप्पणी लिखो। तो जब कभी टिप्पणी की बात करता है तो आपको एक पूरी परिभाषा लिखनी पड़ेगी। तो या 3 लाइन है, टेंशन लेनी है, जितनी ही आपको रिएक्शन मिलेंगी उनमें ये नहीं 5-6 लाइन लिख देंगे, 2 या 3 लाइन बस हो गई कोई रिएक्शन। तो रीमर टाइमन अवक्रिया में 340 केल्विन ताप, मैं क्या कह रहा हूं मेरी आप ध्यान से सुनो। मान लो किसी रिएक्शन में आपको ताप याद नहीं रहा, हो गया सर, समझ गया ना। हाँ, किसी रिएक्शन में आपको ताप याद नहीं रहा है, ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शन है, बहुत सारे ताप है, नहीं याद रहता है, क्या बम थोड़ी फट गया। तो ताप याद नहीं रहा, तो आपको इतना पता होना चाहिए, ताप तो था पर मैं भूल गया क्या था, तो आपको वहां लिखना पड़ेगा गर्म करने पर। क्या समझे आप? मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपको 340 केल्विन ताप भूल गए, 340 ताप 47 ताप पता नहीं क्या है, तो वहां पर आप लिख दो गर्म करने पर, समझे ना। हाँ, इतना चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल चल जाएगा, टेंशन मत लो। तो 340 केल्विन ताप पर जलीय KOH की NaOH, जलीय NH की उपस्थिति में फिनोल की क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया कराने पर। फिनोल क्या होता है सर? तो बेंजीन रिंग के ऊपर, ये बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने लगा दिया OH, तो ये आपका बन गया फिनोल। अब इसकी मुझे रिएक्शन करानी है क्लोरोफॉर्म से, और क्लोरोफॉर्म का अच्छी तरह भली भांति आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, CHCl3। क्या मैंने सही लिखा है? हाँ, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है, आप सबको याद होगा। ये आपका क्लोरोफॉर्म है, लिख दो यहां पर, हाँ लिख दो सर, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को आप अच्छी तरह जानते हो, क्लोरोफॉर्म हमारे सिलेबस में है, मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूं। क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी शल्य चिकित्सा में, चिकित्सा के क्षेत्र में, डॉक्टरी लाइन में, चिकित्सा के क्षेत्र में गैर होश करने के लिए, गैर होश यानी निश्चेतक, बेहोशी के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे पुरानी फिल्मों में देखा होगा आपने, पीछे से विलेन आया और उसने बोतल ली और जो कपड़े पे लगा के मुंह पे लगा दी, होता है, तो उसमें ना बोतल में क्लोरोफॉर्म ही होता है। क्लोरोफॉर्म के बारे में एक बात याद रखो, क्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक के रूप में यूज होता है। दूसरा, क्लोरोफॉर्म को कभी भी खुले में नहीं रखते, ना ही इसे मतलब एकदम पारदर्शी कांच में रखते हैं, इसे हमेशा रंगीन कांच की बोतलों में रखा जाता है और इसे हमेशा अंधेरे में रखा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक गैस बनाता है, फॉस्जीन गैस, और वो गैस बहुत जहरीली है, इसलिए इसे हम अंधेरे में, बंद बोतलों में, रंगीन बोतलों में रखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ, बहुत रेंट में हो। तो फिनोल को क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराई, उपस्थिति किसकी है? 340 केल्विन ताप, और सर क्या है? NaOH, इसकी उपस्थिति है। तो होता क्या है कि ऑर्थो स्थान पर CHO आता है, तो ये जो CHCl3 ये पहले से यहीं से ऑर्थो स्थान पर चिपक जाएगा। तो बेंजीन रिंग में
बेंजीन रिंग में आपका ऑर्थो स्थान पर, ऑर्थो स्थान कौन सा होता है? ये वाला, ये वाला या ये वाला, ये दोनों ही आपके ऑर्थो स्थान है। ऊपर तो आपका OH है, कोई टेंशन नहीं है, ये आपका बेंजीन बना दिया। इस स्थान पे आ जाएगा आपका CHCl2। समझा? नहीं सर आप गलत लिख रहे हो, यहां पर CHCl3 है और आपने लिखा है CHCl2। मैंने सही लिखा है, ध्यान से देखो। जब यहां पर CHCl2 ऑर्थो स्थान पर आया तो यहां से एक H हटी और वो एक H इसकी एक Cl से रिश्ता पक्का करके और HCl निकल गई अपने घर बसाने। समझे? HCl रिश्ता पक्का करके घर बसाने निकल गई। अब ये जो बना इसकी हम रिएक्शन कराएंगे जलीय KOH से, जलीय KOH से। इसकी रिएक्शन जलीय KOH से कराने पर होता क्या? आप याद रखो, हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में एक रिएक्शन आती है कि जब कभी भी हेलो एल्केन्स का जलीय KOH से रिएक्शन कराते हैं तो बताओ क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। पीछे की वीडियो में मैं करा चुका हूं, जब कभी भी आप जलीय KOH से रिएक्शन कराओगे तो एल्कोहल बनेगा और एल्कोहलिक KOH से कराओगे तो जल बनता है। ये आप ध्यान कर लो, गांठ बांध लो, ये बात मैं क्या कह रहा हूं। जलीय KOH एल्कोहल बनेगा और एल्कोहलिक KOH जल बनेगा, ध्यान रखें आप। अब होता क्या है कि जलीय KOH इससे रिएक्शन करता है Cl से, तो यहां से 2 Cl निकल जाएंगे, तो हमें यहां 2 अणु लेने पड़ेंगे 2KOH, क्योंकि 2 Cl है तो हमें 2KOH लेना पड़ेगा। अब इधर आ जाओ, तो होता क्या, ध्यान से देखो। तो ये बेंजीन चेन आराम से प्यार से हम इस बेंजीन चेन को बना देते हैं। इसके ऊपर OH, यहां पर CH, यहां से दोनों Cl हटी और इन दोनों के स्थान पर OH आपका एंट्री कर गया। पर Cl गई कहां? तो दोनों Cl दोनों के साथ फरार बाकी, दोनों Cl दोनों के साथ, तो -2KCl निकल जाएगा। KCl के साथ रिश्ता बना के चली गई। अब ध्यान से सुनो, ये जो यौगिक बना है ये अस्थायी यौगिक है। ये कैसा यौगिक है? अस्थायी यौगिक। एक एक बात आपको याद होनी चाहिए, तभी आप रिएक्शन को कर पाओगे। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। एक तत्व पर, सॉरी एक कार्बन पर एक से अधिक OH नहीं आ सकते। क्या कह रहा हूं मैं? एक कार्बन पर एक से अधिक OH नहीं आ सकते। अगर ऐसा होता है तो वह यौगिक अस्थायी होगा। तो सर फिर क्या करेंगे? तो डरने की बात है ही नहीं है, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके जल बना लेंगे। तो अब OH और OH आपस में रिएक्शन करेंगे और यहां से H2O निकल गया, H2O निकल गया। अब मुझे बता दो बच क्या गया? तो बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर OH तो चले ही आ रहा है, हमेशा से OH इसके ऊपर है। ये OH की तो टेंशन लेने का ही नहीं है आपको। यहां पर क्या बच जाएगा? ये टेंशन है। तो यहां से OH और OH अस्थायी, अब ये आपस में रिएक्शन करके जल निकल गया, तो सर बच क्या गया? सबको दिख रहा है कि CHO बच जाएगा। और यही हमको बनाना था। क्या बोला था? ऑर्थो स्थान पर CHO प्राप्त होगा, तो CHO ऑर्थो स्थान पर आ गया और इसी का नाम है सैलिसैल्डिहाइड। तो इसके 3-4 नाम है, ध्यान से सुनो। ये है एक तो इसका सैलिसैल्डिहाइड, सैल्डिहाइड, एक तो ये नाम है इसका। अच्छा और भी नाम है सर? बिल्कुल है। तो ये OH इसकी अपेक्षा ऑर्थो पर है। अगर मैं इसे एक मान लूं तो इसके बगल वाला ये कोना और ये कोना ये ऑर्थो कहलाएंगे। अगर मैं इसे क्रियात्मक समूह मानूं, मेन क्रिया समूह, तो ये ऑर्थो ये ऑर्थो है। लेकिन इसे मैं मेन क्रियात्मक समूह मानूं तो इसके बगल वाले ये दोनों ऑर्थो ऑर्थो हो जाएंगे। तो ये हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। और ये CHO बेंजीन रिंग के ऊपर ये होगा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो ये आपका पेपर में आपसे पूछ सकता है, फिनोल से सैलिसैल्डिहाइड बनाओ या फिनोल से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाओ, तो दोनों में ही आपकी रीमल टैमन अभिक्रिया लगेगी, या फिर रीमल टैमन अभिक्रिया को आपको सीधे पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा अब सुनो ज्ञान की बातें 2-3। पर ये कहां से आप ज्ञान की बातें नहीं ले आते हो? कोई बात नहीं, तो ध्यान सुनने क्या कहूं। यहां पर आपका ऑर्थो पैरा दोनों प्राप्त होंगे, ऑर्थो पैरा दोनों बनते हैं यहां पर। इसका क्या मतलब सर? यानी कि यहां आपका CHO ऑर्थो पर है, तो ये आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। आपका बगल में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है, यानी कि पैरा स्थान पर CHO और आता है। पर सर आपने तो लिखा नहीं, मैं क्या करूंगा ध्यान सुनो। ये जो पैरा वाला है, ये पैरा वाला, ये सूक्ष्म मात्रा में बनता है, सूक्ष्म मात्रा में।
यानी कि इस रीमर डायमंड अभिक्रिया में एक तो बनता है ऑर्थो वाला सेल सेल डेड, एक बनता है पैरा वाला सेल सेल डेड, लेकिन पैरा वाला सेल सेल डेड बहुत कम मात्रा में बनता है, इसलिए उसे यहां पर हम लिखते नहीं है। अच्छा, एक बात और बता दो सर मुझे, एक बात ये है इंपोर्टेंट, इसमें आप फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के अलावा और किससे कर सकते हो? तो आप कर सकते हो कार्बन कार्बन टेट्रा क्लोराइड से, टेट्रा क्लोराइड से। ये क्या बना है सर? तो ये होता है आपका CCl4, ये है आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यानी कि रीमर डायमंड ने ये बताया था कि आप अगर फिनोल की क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करते हो तब भी बनेगा सेलेसियड, और अगर फिनोल की रिएक्शन आप करते हो कार्बन टेट्रा क्लोराइड से तब भी बनेगा सेलेसियल्डिहाइड। तो ये आपको अलग से नोट पॉइंट में अच्छी अच्छी बातें मैं बताता चल रहा हूं, ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो इन्हें छोड़ दो, आपकी रिएक्शन तो यहां तक ये हो गई, ठीक है ना। चलो अगली रिएक्शन में चलते हैं, तीसरी रिएक्शन में लिख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। है आपकी तीसरी युग्मन अभिक्रिया। इस युग्मन अभिक्रिया में इसका नाम आपका युग्मन भी है, एक नाम से इस रिएक्शन को और पूछता है जो है कपलिंग रिएक्शन या कपलिंग अभिक्रिया। पेपर में अगर कपलिंग अभिक्रिया पूछे तो यही अभिक्रिया होती है, कभी युग्मन को कपलिंग, इंग्लिश में कपलिंग बोलती है। सर कपलिंग होता क्या है? तो आपने नाम कपलिंग सुना होगा, क्या होता है कि जो दो ट्रेन के डिब्बे होते हैं वो आपस में ना जुड़ते हैं, तो उस चीज को कपलिंग बोलते हैं, तो वो इस प्रकार जुड़ते हैं, इस प्रकार, तो इस चीज को हम कपलिंग बोलते हैं। तो सर इसका यहां पर क्या यूज है? तो इसमें भी वही काम होता है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फिनोल के साथ जब रिएक्शन करता है तो वहां पर हमें ऐसा ही महसूस होता है कि यहाँ पर ये दोनों जुड़े हैं, और यहाँ पर जुड़ते भी हैं बिल्कुल ऐसे ही कपलिंग की तरह, देखना आप। तो मैं इसे लिख लेता हूं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है बेंजीन चेन, और इस पे लगा दिया मैंने N डबल बॉन्ड N और ये Cl। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C6H5N2Cl, ये मैंने लिख दिया। अब इसकी मैं रिएक्शन कराऊंगा बेंजीन से, बेंजीन से नहीं फिनोल से, क्योंकि हमें फिनोल से रिएक्शन करानी है और करानी है क्षारीय माध्यम। क्षारीय माध्यम में ये रिएक्शन होगी, ठीक है, क्षारीय माध्यम में रिएक्शन होती है। अब देखो क्या होता है, इसमें बनता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो यहाँ पर कुछ पैरा का कुछ ना कुछ तो मतलब है, तो कुछ मतलब नहीं है कि OH के हिसाब से पैरा बिंदु ये होगा, तो यहाँ पे जो H है मैं उसे बाहर निकाल लेता हूँ, H को बाहर निकाल लिया मैंने, तो लिख देता हूँ थोड़ा बड़ा। तो H को यहां से मैंने बाहर निकाल लिया जो पैरा वाला है। तो ये जो H है, ये जो Cl है, ये दोनों अपना बाहर घर बना लेते हैं निकल के यहाँ से। तो H Cl के साथ फरार, उसने अपना बाहर घर बना लिया। अब जैसे यहां पर जैसे ही खाली स्थान हो गया, एक बॉन्ड यहां पर खाली हो गया, तुरंत N डबल बॉन्ड N यहां धावा बोल देता है और इसके साथ ये जुड़ जाता है, कपलिंग रिएक्शन हो जाती है। तो बनता क्या उसे देखें ध्यान से। तो ये आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N डबल बॉन्ड N, और ये N ना यहां पर जो बैलेंस ही बच गई, बॉन्ड ये बच गया, वो खाली पड़ा है, तो उससे ये जुड़ जाता है, उससे ये जुड़ जाता है। अब ये जो बना इसी का नाम है पैरा हाइड्रॉक्सी, पैरा हाइड्रॉक्सी और आपका एजोबेंजीन, एजोबेंजीन। जहां कहीं भी आपकी किसी भी यौगिक में N और N दो बार आएगी, N2 आएगी, तो उसको हम एजो बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका नाम है पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। इसके बारे में एक बात और सुन लो, यह एक, सुन लो क्या जा रहा है, यह एक चमकदार एजो रंजक है, एजो। तो इसका मतलब क्या है, ये नहीं हिल्ला बैठा मेरा। देखो होता क्या है कि जब ये लैब में बनाया गया तब इसमें से एक चमक निकली, तो इसलिए ये चमकदार यौगिक होता है। और साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों ने हमने क्या किया, इसका यूज कर लिया रंजक में, यानी रंगने में। भाई चीजों को हम रंगते क्यों हैं, चीजों को हम कलर क्यों करते हैं, जिससे वो चमके, अच्छी लगे। तो इसलिए इसका यूज वस्तुओं को रंगने में किया जाता है, समझा। मुझे आज भी ध्यान है जब मैं BSc क्लास में इस लैब में ऐसे एक्सपेरिमेंट को, यानी इस प्रक्रिया को मैं कर रहा था, हमारे टीचर ने ये मुझसे बोला था कि आप इसे कर सकते हो, तो मैंने ये की। तब मुझे आज भी ध्यान है जब ये बना था, ये एकदम चमकदार बना था। तो किस्सा है, कोई बात नहीं है, कभी फिर कभी सुनाएंगे आपको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अगली हम चौथी रिएक्शन पे चलते हैं। आज की चौथी रिएक्शन है आपकी गैटरमैन अभिक्रिया। आप इसे गैटरमैन भी बोल सकते हो और गाटरमैन भी अभिक्रिया कह सकते हो। और जो बच्चे मन से पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो समझ गए होंगे कि ये रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। हाँ, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। आज की दूसरी मान लो रीमर डायमंड कॉल्बे सिमेट्री के बाद तीसरी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है
और आपने 3 ही कराई है। हाँ हाँ भाई, तो कुछ भी मान ले। तो गैटरमैन या गाटरमैन अभिक्रिया आपकी इंपोर्टेंट रिएक्शन है, नाम की रिएक्शन है, सीधे पेपर में पूछेगा, सीधे पट से हेडशॉट सीधे। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया HCl और HCl से कराई जाती है, लेकिन उपस्थिति होती है ZnCl2 की, तो आपकी ऑर्थो स्थान पर CHO प्राप्त होता है। क्या हम सर इससे पहले कर चुके हैं? बिल्कुल। रीमर टैमन अभिक्रिया में भी आपका ऑर्थो स्थान पर CHO प्राप्त होता है, और ऑर्थो स्थान पर CHO प्राप्त होता है, उसे बोलते क्या है? मैंने जगह आपके लिए खाली छोड़ी है। क्या बनता है बोलो? अभी अभी तुरंत पीछे पढ़ाया, ये नहीं होगा सर आपका। तो सेल्डिहाइड बनता है, सेल्डिहाइड बनता है, ये आपका इसमें बनेगा, सेल्डिहाइड बनता है। ठीक है, हम बनता कैसे, करते कैसे, सर एक बार। तो ये मैंने आपका फिनॉल लिख लिया, ये सर हो गया आपका फिनॉल। ये बेंजीन रिंग, इसके ऊपर हमने टांग दी OH। बेंजीन रिंग के ऊपर OH होता है, उसे फिनॉल बोलते हैं। अब इसमें ऑर्थो कोना ये है, ये कोना ऑर्थो है, ये आपके मेटा है, ये आपका पैरा है, ये आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करानी है मुझे HCN प्लस HCl और उपस्थिति है ZnCl2 की, इसकी उपस्थिति है। तो जब मैं इसकी HCl और HCl से रिएक्शन कराऊंगा, तो मुझे पता है, ये दिमाग में होना चाहिए कि ऑर्थो स्थान पर CHO लाना है। तो इस ऑर्थो स्थान पर, यहां पर इसके ऑर्थो स्थान पर CHO आएगा कैसे? तो CS तो सर यहां से आ जाएगा, O तो इधर ही नहीं है, तो यानी इसमें पहले यहां कुछ बनेगा, उसकी रिएक्शन में कैसे करूंगा? जब O की एंट्री होगी। तो आप देखें यहां पर, तो यहां पर आपका बेंजीन रिंग के ऑर्थो स्थान पर ऊपर OH रहेगा, इस स्थान पर यहां से एक H हटी, वो मैंने यहां लिख दी, यहां आ जाएगा आपका CH और NH, ये आपका यहां पर आ जाएगा, CH और NH आ जाएगा, CH और NH, ये आपका यहां पर ऑर्थो स्थान पर आ जाएगा। तो आपको लग रहा होगा कि शुरुआत हो गई CHO बनने की, CHO, O की जरूरत है बस, तो इसलिए मैंने यहां पर ऑर्थो पर ये CHNH जोड़ा है। देखो, आपको इनमें से एक ना एक चीज तो याद करनी पड़ेगी, या तो आप रिएक्शन याद कर लो, या बेटा आप हिंदी याद कर लो, लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज याद कर लेते हो तो आप रिएक्शन लिख लोगे, और अगर रिएक्शन लिख लेते हो तो आप लैंग्वेज लिख लोगे। कोई ना कोई तो आपको याद करनी पड़ेगी, बिना याद करे काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं कोई मंत्र नहीं दे सकता जैसे आप पढ़ के आपको पूरा याद हो जाए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। क्योंकि विद्या पढ़ने से ही है, विद्या फेरने से आती है। आप रोज रोज कॉपी खोलो, पढ़ो, डेली पढ़ो, एक बार भूल जो दोबारा पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, तभी काम चलेगा, नहीं तो राधे राधे रहिए। ठीक है ना, बाबा जी बन जाना अगले कुंभ में, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो यहां पर अब मेरे पास ऑर्थो स्थान पर CHNH आ गया, लेकिन अब मुझे O की एंट्री करानी है। तो O की एंट्री करानी है, तो एक ही मेरे पास उपाय है कि मैं इसकी रिएक्शन करा दूं HOH, यानी जल। जल से रिएक्शन कराऊंगा तो सबको दिख रहा है कि यहां से OH आपका यहां पहुंच जाएगा, और NH और HH NH3 अमोनिया निकल जाएगा। अच्छा सर, आपने यहां नहीं बताया क्या बच गया? तो देखो, यहां से H हटा था, और ये CH और NH यहां जुड़ा था, तो इधर भी तो Cl बच गया, तो ये HCl अपना रिश्ता पक्का करके निकल लेंगे। अब यहां जाओ, तो यहां पर आपका बेंजीन रिंग के ऊपर OH, और यहां पर आपका प्राप्त हो जाएगा CH और O, ये O आ जाएगा यहां पर NH के स्थान पर, और NH और 2 H, ये तो NH3 आपका बाहर निकल जाएगा। और ये क्या है? ये क्या है? इसको तो आप 2 बार देख रहे हो, तो ये है सेल्डिहाइड, सेल्डिहाइड, ये आपका सेल्डिहाइड है। इसका दूसरा नाम भी था, कुछ मैंने लिखाया था, बता, अब बताओ तुम क्या नाम लिखाया था मैंने इसका, बताओ बताओ। हाँ, आगे ना लाइन पे। हाँ, बड़े तुम ये वीडियो जल्दी जल्दी बढ़ा लो सर की, देख लो, बस हो गया काम, मन से पढ़ना पड़ेगा। ये सेल्डिहाइड है, इसका दूसरा नाम क्या बताया था? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। क्या समझे? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। पेपर में पूछा फिनॉल से सेल्डिहाइड बनाओ, तो आप इसको गाल्टरमैन अभिक्रिया से भी बना सकते हो, और आप इसको रीमर टैमन अभिक्रिया से भी बना सकते हो, जो आपको सरल लगे उससे बना सकते हो। लेकिन पेपर में पूछ नहीं गाल्टरमैन अभिक्रिया, तो आपको ये लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये चौथी रिएक्शन है, आज की 5वीं रिएक्शन में चलते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर ले भाई, अगर तू यहाँ तक आ गया है तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा है, इसलिए तो यहाँ तक आया वीडियो में, तो सब्सक्राइब कर दे यार, क्या टेंशन। चलो 5वीं रिएक्शन में चलते हैं। तो ये आपकी आज की 5वीं रिएक्शन। तो आज जो 5वीं रिएक्शन ये करा रहा हूं, इसमें आपको कराने से पहले मैं कुछ बात बताना चाहूंगा आपको। ये जो रिएक्शन लिखी है, ये भले ही नाम की रिएक्शन नहीं है, लेकिन इंपोर्टेंट है। कैसे इंपोर्टेंट है? इसमें जो बनने वाला यौगिक है फिनोल्फथैलीन, ये इंपोर्टेंट है।
पेपर में, बोर्ड एग्जाम में बार बार एग्जामिनर बात लिखता है कि फिनोल से फिनोप्थेलिन बनाओ, तब आप क्या करोगे? आप तो नेम की रिएक्शन पढ़ गए थे। तो आज मैं कुछ आपको नेम की रिएक्शन तो करा ही रहा हूं, उसके साथ साथ मैं कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शन भी करा रहा हूं जो पेपर में सीधे पूछी जाती हैं। फिनोल से ये बनाओ, फिनोल से वो बनाओ, फिनोल से फलाना बनाओ, ढमका बनाओ, जो भी रिएक्शन आए आपसे बचेगी नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, समझ रहे आप? हाँ, तो फिनोल का फिनोप्थेलिन में कैसे संघनन करते हैं या कैसे बनाते हैं वो देखिए। अब इस रिएक्शन में आपका आया है थैलिक एनहाइड्राइड। तो थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है ये नहीं पता, तो थैलिक एनहाइड्राइड में होता गैस का फॉर्मूला क्या है? बड़ी रिएक्शन है, थोड़ी सी ध्यान से देखें। तो ये आपका बेंजीन रिंग आएगी। हाँ, अब ये हो गया थैलिक एनहाइड्राइड। होता क्या है, थैलिक जो थैलिक अम्ल होता है वो ये होता है, मैं दिखाऊं, COOH COOH, इसके ऊपर डबल बॉन्ड O, C इसके नीचे डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, ये होता है थैलिक एनहाइड्राइड। वाह, क्या क्या यौगिक है सर, मजा ही आ गया देख के, भगवान के दर्शन हो गए आप। ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड है, इसमें C के ऊपर डबल बॉन्ड O और C के नीचे डबल बॉन्ड O, ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड है। अब इसके साथ फिनोल जुड़ता है, देखो ध्यान से, मैं उस फिनोल को यहां ना लिख के यहां लिखता हूं आपको समझाने के लिए। ये सब कुछ आपके लिए बना रहा हूं, साइड में ना लिख के ऐसे लिख रहा हूं जिससे आप समझ सकें। तो इसमें आपका थैलिक एनहाइड्राइड हीरा, दो फिनोल लिए मैंने, इन फिनोल के साथ ये संघनन करेगा। संघनन का मतलब है जल का निकलना। संघनन आप ये समझ लो कि ऊष्मा के साथ जल का निकलना संघनन कहलाता है। तो जल कैसे निकाल सकते हैं इसमें? तो देखो आपके सामने जल है H2O, ये निकल जाएगा। तो ये आपका H2O निकल गया। अब बच क्या गया वो देखो ध्यान से आप। तो ये आपकी बेंजीन रिंग ज्यों का त्यों है, ठीक है सर है। इसके C डबल बॉन्ड ऊपर O है, सिंगल बॉन्ड O नीचे है, C सिंगल बॉन्ड O है। अब इसके डबल बॉन्ड दो है, जो दो डबल बॉन्ड है, ये यहाँ से खाली हो गए, यहाँ से जो O निकल गया तो इसके दोनों के दोनों बॉन्ड खाली हो गए। और यहाँ से जो फिनोल का H निकला तो इसका एक बॉन्ड खाली, और इस फिनोल का H निकला तो यहाँ भी एक बॉन्ड खाली। हाँ, क्या सोच रहे हो, समझ गए ना? ये दोनों अब यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ये आपका इस प्रकार, इसमें इस प्रकार ये जुड़ जाएंगे। अब ये जो बना है 4 मंजिला आपके सामने घर, ये जो बना है 4 मंजिला आपके सामने घर, यही है आपका बिजूका। बिजूका नहीं है, यही आपका फिनोप्थेलिन। ये आपका फिनोप्थेलिन बन गया, ठीक है ना? तो थैलिक एनहाइड्राइड को लेके उससे दो फिनोल की रिएक्शन करानी है और यहां से H2O ये निकाल देना। H2O निकल के ढेर से आपका बन जाएगा फिनोप्थेलिन, बन गया फिनोप्थेलिन। अब सर इतना बड़ा बनाया, इसका यूज भी है? हाँ, क्यों नहीं है। तो देखो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा सूचक। सूचक यानी इंडिकेटर, यानी ऐसी चीजें जो बताती हैं कौन अम्ल है या कौन क्षार है। जैसे आपने लिटमस पेपर का नाम सुना है? हाँ बिल्कुल सुना है। लिटमस पेपर क्या करता है? लिटमस पेपर बताता है आपका कि अम्ल कौन है, क्षार कौन है। जैसे अम्ल होता है, अगर उस लिटमस पेपर पे आप डालें तो वो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, तो उससे पता चल जाता है लिटमस पेपर से कौन अम्ल है कौन क्षार है। तो उसी जगह पर लिटमस पेपर के स्थान पर हम फिनोप्थेलिन का यूज करते हैं, यानी यह एक सूचक है, यह एक सूचक है। ये इतना बड़ा है, इसका काम यह है कि यह अम्ल और क्षार को पहचान कराता है। यह अम्ल और क्षार को कैसे पहचान करता है? अगर इस फिनोप्थेलिन में, इस फिनोप्थेलिन को, इसको जो 4 बिल्डिंग घर है, इसको अगर मैंने अम्ल से रिएक्शन करा दी तो इसका कलर हो जाएगा रंगहीन, इसका कोई कलर नहीं होगा, रंगहीन हो जाएगा। मतलब लिटमस पेपर को अगर मैं उस पर अगर मैं डालता हूं अम्ल, तो लिटमस पेपर नीला लाल हो जाता है। अगर नीला लिटमस पेपर लाल होता है तो मैं पहचान लेता हूं कि यहां पर मैंने अम्ल डाला है। ऐसे ही अगर मैंने इसके ऊपर अम्ल डाला तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, ये रंगहीन हो जाएगा, कोई कलर नहीं आएगा। लेकिन इसके ऊपर मैंने क्षार डाल दिया, क्षार, तो इसका रंग हो जाता है गुलाबी। गुलाबी, गुलाबी आंखें, समझ गए हो? हाँ, तो अगर इसके ऊपर मैं क्षार डालता हूं तो इसका रंग आपका गुलाबी हो जाता है। और जैसे गुलाबी रंग होता है तो मैं समझ जाता हूं कि हाँ, जो मैं डाला है इसके ऊपर वो क्षार है। समझे? तो इसका काम सिर्फ एक सूचक की तरह कार्य करता है फिनोप्थेलिन, और ये बनता किससे? फिनोल से। तो इसलिए इंपोर्टेंट है। तो आप ध्यान रखें, फिनोल से कैसे फिनोप्थेलिन 4 बिल्डिंग घर बनता है आपका। अगली आपकी 6वीं रिएक्शन में चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 6वीं रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड का संघनन। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनन, हाँ ये है। अभी मैंने जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड का वो भी संघनन कराया था, सॉरी, जो अभी मैंने इससे जो 5वीं रिएक्शन है वो भी आपका फिनोल का संघनन था, लेकिन किसके साथ? थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ फिनोल का अगर आप संघनन कराते हो
तो आपका वही 4 बिल्डिंग वाला घर आपका बनता है फिनोल्फथलीन। लेकिन अगर आपको पेपर में पूछे कि फिनोल का संग्रहण कराओ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तो क्या बनता है, तो देखें ध्यान से। तो होता क्या है कि अगर मैं फिनोल का अगर मैं संघनन करता हूं, संघनन किसके साथ, फिनोल का संघनन सॉरी क्या है यहां पर, क्या है क्या 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 है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनन करूंगा तो क्या बनेगा। एक चीज ध्यान रखना, यहां पर क्षारीय माध्यम है, क्षारीय माध्यम, लेकिन जो क्षारीय माध्यम है ना वो अधिकता में, तो हम लिखेंगे आधिक्य, आधिक्य क्षारीय माध्यम। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ आधिक्य क्षारीय माध्यम में कराने पर ये बनता है आपका क्या, बेकेलाइट। ओ सर ये क्या चीज है, बेकेलाइट। आप कैसे याद करोगे इसे और ये यूज कहां था वो भी बताऊंगा। बेकेलाइट बनता है, रिएक्शन तो बहुत बड़ी है पर आपको ये याद कैसे रखनी है वो देखो ध्यान से। तो आपको फिनोल लेना है, सर ले लिया फिनोल, ये आ गया आपका फिनोल, ये आपके सामने प्रकट होते हैं महाराज फिनोल। अब मैंने इसकी रिएक्शन करा दी फॉर्मेल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड को आपको सुना याद होगा HCHO और यहां पर NaOH है जो कि अधिक मात्रा में, और ये चिन्ह मन लगाओ सर गैस का, ये तो आधिक्य लिखता हूं, आधिक्य। यहां पर क्षारीय माध्यम में अधिक मात्रा में, तो यहाँ अधिक मात्रा में क्षारीय माध्यम है तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बेकेलाइट बनता है, बेकेलाइट बनता है। तो जब कभी फिनोल की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेकेलाइट बनता है। अब ये जो बेकेलाइट है ये किस काम के लिए वो बता दूं मैं आपसे, ये इंपोर्टेंट चीज है। तो यूं समझ लो आपके जो बिजली के बोर्ड, बिजली के बोर्ड या बिजली की जो बोर्ड की जो बटन होती है, बोर्ड की बटन, बोर्ड की बटन, ठीक है ना, या फिर बिजली की बोर्ड और बोर्ड की बटन जो होती है, ये जो बोर्ड की बटन होती है कि सर पंखा चला दो, ये ऑन कर दी बटन, पंखा चल गया। तो ये जो जिस प्लास्टिक से बनी होती है वो प्लास्टिक होता है आपका बेकेलाइट। ये जो जिस प्लास्टिक से बनी होती है वो प्लास्टिक होता है बेकेलाइट। क्या समझे आप? तो आप याद कैसे रखोगे, बेकेलाइट, लाइट यानी बिजली, तो बिजली से संबंधित जो भी प्लास्टिक की चीज आती है, जैसे बोर्ड है आपका, छटकनी का बोर्ड होता है, वो है आपका, वो सभी पहले तो लकड़ी से बनते थे, लकड़ी के बोर्ड थे आपने देखे होंगे, और उनमें जो बटन होती थी वो आपकी बेकेलाइट की थी। पर आज जो बटन है पूरा बोर्ड है वो बेकेलाइट का होता है। तो बेकेलाइट किस काम जाता है समझिए ना, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप स्क्रीनशॉट लें। अब हम चलते हैं सातवीं रिएक्शन पे। आपके सामने रिएक्शन है, इससे भी पहले मैं कुछ बताऊंगा आपको, सर आप चलो कोई तो सातवीं आपकी रिएक्शन है फिनोल से पिक्रिक अम्ल, या फिर पेपर में आपसे पूछ लिया, चलो मान लिया फिनोल से पिक्रिक अम्ल बनाओ, ये भी पूछ लिया। अब इसके अलावा आपसे पूछ लिया अगर फिनोल का नाइट्रोजनीकरण करो तो क्या लगे, ये दोनों ही एक ही रिएक्शन है। फिनोल का नाइट्रोजनीकरण करने की कहे या आपको फिनोल से पिक्रिक अम्ल बनाने की कहे तब भी यही करनी है। तो होता क्या देखो, जब फिनोल को मैं बता देता हूं, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, यही 2-3 लाइन लिखनी है आपको, ज्यादा नहीं लिखना है। जब फिनोल को कम तापमान पर, मतलब फिनोल का मैं नाइट्रोजनीकरण कर रहा हूं, देखो कम तापमान पर, कम तापमान पर फिनोल का नाइट्रोजनीकरण करूंगा तो मुझे प्राप्त होगा ऑर्थोपैरा व्युत्पन्न, मुझे ऑर्थोपैरा व्युत्पन्न प्राप्त होंगे। क्या है अभी बताऊंगा मैं। लेकिन यदि मैं फिनोल का नाइट्रोजनीकरण करूं ज्यादा तापमान पर तब मुझे प्राप्त होगा पिक्रिक अम्ल। अब नाइट्रोजनीकरण, सल्फोनीकरण, ध्यान सुन लेना, नाइट्रोजनीकरण, सल्फोनीकरण, ब्रोमोजनीकरण, या फिर आप कह सकते हो आपको हेलोजनीकरण, या फिर फ्रीडल क्राफ्ट की जाए, ये चारों के चारों रिएक्शन कैसे होती है प्रत्येक चैप्टर में आएंगे और ये होती रही है। तो ये मैंने आपको हेलो एल्केन हेलो एल्कीन का पहला लेक्चर है, उसमें पूरी तरह समझाया है कि सब रिएक्शन होती है। अब भी जाओ अब भी देखो, तब आपको पता चलेगा कि ये रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पेपर में आपसे ज्यादातर यही पूछता है कि फिनोल से पिक्रिक अम्ल बना दे बेटा, चलो आ जाओ। तो मैं पहले दोनों रिएक्शन को करके दिखाता हूं। इसमें 2 रिएक्शन है, मैंने क्या किया, पहले फिनोल, फिनोल OH, फिनोल हो गया, ठीक है। इसका मैंने क्या किया, नाइट्रोजनीकरण किया, नाइट्रीकरण बोलो या नाइट्रोजनीकरण बोलो। तो मैंने जब कभी भी नाइट्रीकरण किया, नाइट्रोजनीकरण की बात करता है, जब कभी भी नाइट्रीकरण नाइट्रोजनीकरण की बात करता है तो हमेशा एक बात ध्यान रखें, वहां आप तनु, तनु यानी पतला HNO3 यानी कि आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल,
नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराओगे, ये आप ध्यान रखें। और उपस्थिति रखोगे आप सांद्र, गाढ़ा, सांद्र माने गाढ़ा, सांद्र H2SO4 की। जहां कहीं भी नाइट्रीकरण की बात करता है पूरे के पूरे सेकंड केमिस्ट्री में, पूरी की पूरी कार्बनिक रसायन में आपको नाइट्रीकरण की बात करता है, तो आप याद रखेंगे HNO3 से रिएक्शन करानी है और आपको सांद्र H2SO4 उपस्थिति में लेना ही लेना है। इसलिए मैंने ये सब कुछ तामझाम नहीं लिखा, मैंने एक शब्द लिख दिया नाइट्रीकरण करने पर। और नाइट्रीकरण तभी होगा जब ये दोनों भाई बहन पास पास रहेंगे, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों के दोनों भैया भैया ये पास पास आ जाएंगे, ये आ जाएंगे तो नाइट्रीकरण हो जाएगा। अब होता क्या है, ये कम कम तापमान पर है, कम तापमान पर, ये कम तापमान पर रिएक्शन है। तापमान कितना है वैसे तो मायने नहीं रखता है, पर आप इसमें लिख देना कम तापमान, चल जाएगा। ये है 293 केल्विन, ये 293 केल्विन कम तापमान पर रिएक्शन होती है। और ये कम तापमान पर होती है तो मुझे प्राप्त होता है ऑर्थो पैरा व्युत्पन्न, यानी कि HNO3 में से जब ये रिएक्शन होगी तो यहां से NO2 निकलेगा और NO2 निकल के रिंग के ऊपर चिपकेगा, फिनोल रिंग के ऊपर। अब कहां चिपकेगा ये कौन बताएगा, ये इसीलिए मैंने लिखा है ऑर्थो पैरा व्युत्पन्न प्राप्त होती है। तो यहां पर आपका बन जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर OH तो है ही है, यहां एक बार ऑर्थो पर प्राप्त होगा NO2, या करके हम लिखेंगे एक बार आपका ये प्राप्त हो जाएगा पैरा पर, एक बार आपको पैरा पर मिल जाएगा। इनके नाम क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये इसका नाम है, फिनॉल ये हो गया। और ये NO2 कौन से नंबर पर, ऑर्थो नंबर पर, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये है ऑर्थो, ये ऑर्थो क्यों सर, ये ऑर्थो नहीं, गलत कर रहे हो सर आप, हम बैठे भाई कोई बात नहीं। ये है पैरा, ये पैरा पे, तो इसके दोनों नजदीक वाले कौन है, ये वाले। मैं फिर बता देता हूं, किसी भी मुख्य क्रियात्मक समूह के नजदीक वाले दोनों कौन है कहलाते हैं ऑर्थो, उनसे जस्ट नीचे वाले ये वाले ये कहलाएंगे मेटा। अब जो बच गया वो होता है पैरा, तो यहां पर पैरा पे तो NO2, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल कहलाएगा। तो जब भी आपसे कहेगा फिनॉल से पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाओ या ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनाओ, तो अब आप करोगे नाइट्रोजनीकरण। तो ये मैंने आपका नाइट्रोजनीकरण किया कम तापमान पर। लेकिन अगर यही रिएक्शन ज्यादा तापमान पर होगी तो क्या होगा, तो ज्यादा तापमान पर होता क्या है कि फिनॉल में जो OH है ना, OH, ये जो OH ना लाएगा ऊपर, ये OH है फिनॉल को ज्यादा तापमान पर अधिक क्रियाशील बना देता है। कम तापमान पर तो कोई बात नहीं है, जहां हम चाहेंगे वहां मिलेगा NO2। मैं क्या कह रहा हूं, आराम से सुन लो, कोई टेंशन नहीं है, ध्यान से सुनो। फिनॉल में जो OH है वो OH इस फिनॉल को ज्यादा क्रियाशील बना देता है। लेकिन अगर रिएक्शन कम तापमान पर की जाती है तो NO2 इसमें से निकलकर ऑर्थो पे और पैरा पे बनता है। लेकिन अगर हम यहां पर तापमान ज्यादा लें और फिर करें इसका नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन, यानी फिर करें नाइट्रोजनीकरण, तो ये बहुत ज्यादा क्रियाशील हो जाएगी और हम पे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और ये NO2 इस पूरी बेंजीन रिंग से चिपक जाएगी। और पूरी बेंजीन रिंग से चिपक गई तो आपका प्राप्त होगा पिक्रिक अम्ल। अब देखो कैसे बनता है, तो ये मैंने या करके यहां लिखता हूं मैं, ये मैंने लिया आपका बेंजीन, ये बेंजीन ले लिया, इसके ऊपर लगा दिया आपकी फेवरेट OH और ये हो गई फिनॉल। फिनॉल की मैं रिएक्शन करता हूं आपके प्लस HNO3 से, उपस्थिति आपकी वही है सांद्र H2SO4। लेकिन अब के बार जो ताप लेना है वो ज्यादा लेना है। कितना ज्यादा लेना है तो आप याद रख सको तो लिख लो 373 केल्विन। 373 केल्विन इससे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो 373 केल्विन जो समझ लो आप 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो पानी का जो क्वथनांक है, पानी जो उबलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे और केल्विन पैमाने में 373 केल्विन। तो इतने तापमान अगर मैं इसका नाइट्रोजनीकरण करता हूं तो ये इसमें से NO2 निकल के इसके पूरे पर चिपक जाएगा। यानी यहां इस प्रकार का आपका एक भाई बंधु प्राप्त हुआ, इस प्रकार का। ये OH और यहां पर NO2 आ जाएगा, यहां पर NO2 आ जाएगा और यहां पर भी NO2 आ जाएगा। पूरी की पूरी बेंजीन को NO2 घेर लेगा पर चिपकेगा ऑर्थो और पैरा पर, ये ध्यान रखें। तो ये जो बना जो खेतों में ऐसे बिजू का खड़ा रहता है, ये जो बना जो बिजू का, इसी का नाम है पिक्रिक अम्ल। इसी का नाम है सर पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, इसी का नाम है पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। एक नाम तो इसका यह है पिक्रिक अम्ल व्यापारिक नाम। एक और नाम है इसका, एक नाम है इसका, अगर मैं इसको मुख्य क्रिया समूह मानूं तो ये है आपका दूसरे नंबर पे
3 4 ये चौथे नंबर पे, 5 6 6वें नंबर पे। तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई, तो 3 है। नाइट्रो, क्या बोले सर, नाइट्रोफिनॉल, ये इसका दूसरा नाम हो जाएगा। अब पेपर में आया फिनॉल से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बना दो, आपके तोते उड़ गए। ये क्या दे दिया, तो कुछ नहीं है, ये इस पिक्रिक अम्ल का ही नाम है। पिक्रिक अम्ल बनाने की गए या ये बनाने की गए तो आप ये नीचे वाली रिएक्शन लिखोगे, लेकिन पूरा कहेगा फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाने के तो ये वाली नीचे वाली रिएक्शन, लेकिन पूरा कहेगा फिनॉल का नाइट्रोजनीकरण करो तो ये पूरा लिखना है, ये पूरा। क्या समझे, फिनॉल का नाइट्रोजनीकरण यानी पूरा, लेकिन फिनॉल से पिक्रिक अम्ल ये नीचे वाली, ठीक है। तो इस प्रकार हमने फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाया। तो अब मैं चलता हूं आपकी 8वीं रिएक्शन पर, और 8वीं इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वीडियो में बने रहें, और अगर नए आए हो तो मैं फिर आपको ध्यान दिला दूं कि वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और भाई तू जानता ही है उसको लाल वाली बटन को दबा दें। आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन एक और, इससे पहले जितनी भी कराएंगे अगर उनमें बात करूंगा इंपोर्टेंट कौन सी रिएक्शन है, मतलब वैसे तो सभी इंपोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, वैसे सभी इंपोर्टेंट है, लेकिन इन सब में भी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रीमर टाइमन गाटरमैन, तीसरी आप समझ गए, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया ईथर बनाने की सबसे श्रेष्ठ विधि है, यूं समझ लो आप। अगर आपको ईथर बनाना है तो आपके लिए तैयार है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन ने संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा ईथर को बनाया था। कैसे बनाया था देखो, तो इसलिए मैं इस पर स्टार्ट लगा देता हूं। स्टार ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट में भी इंपोर्टेंट, क्या बोल रहे सर, इंपोर्टेंट में भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आ जाओ, तो होता क्या है, हेलो एल्केन को, ये हेलो एल्केन है, ध्यान आया, इससे पहला चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरिन। अब उसमें हेलो एल्केन में लेता हूं आर एक्स, ये हेलो एल्केन आर एक्स होता है, आपको पता ही है। हेलो एल्केन को सोडियम एल्कोक्साइड, तो सोडियम एल्कोक्साइड होता है RONA, ये होता है आपका सोडियम एल्क ऑक्साइड। एल्क बोलते हैं हम आर से, तो सर इसका नाम आपने एल्क क्यों नहीं बोला, तो इसका आईयूपीएससी में नाम हेलो एल्केन है, लेकिन इसका जो साधारण नाम है वो एल्किल हैलाइड है, आर को हम एल्क बोल देते हैं। तो ये हो गया आपका हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को सोडियम एल्कोक्साइड गर्म करने पर ईथर बनता है। अब ईथर का फॉर्मूला नहीं याद है आपको, तो बनाओ क्या घंटा, ईथर का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है सर बता दो आप, तो ईथर होता है ROR, ये ईथर होता है। अब जब आपको ये याद है ना तो आप तुरंत बना दोगे, तुरंत समझ जाओगे क्या बन रहा है क्या निकल रहा है। तो बना दो, देखो ROR बनेगा, ROR, ये ईथर बनेगा ROR, और यहां से बॉन्ड टूट के Na और X बाहर निकल जाएंगे, Na और X बाहर निकल जाएंगे, समझा, NaX बाहर निकल गया, कोई टेंशन नहीं है। अब ये तो मैंने इसका आत्मा समीकरण लिखा, आत्मा बोलो, परमात्मा समीकरण बोलो, मुख्य समीकरण बोलो, ये मुख्य समीकरण हो गया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया का। अब मैं लिखता हूं इसके एग्जाम्पल, जैसे मान लो, जैसे मान लो पेपर में आया मेथिल क्लोराइड को आप बदल दो डाइमेथिल ईथर में, बदल दो। ये पेपर में क्वेश्चन आया कि मेथिल क्लोराइड को डाइमेथिल ईथर में बदलो, ये आपका आया मेथिल क्लोराइड को डाइमेथिल ईथर में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेथिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है या फिर डाइमेथिल ईथर का फॉर्मूला क्या है, ये आपको इनके सूत्र बनाने आने चाहिए। अब मेथिल क्लोराइड एक आपका हेलो एल्केन है, ये आपका ईथर है, तो हेलो एल्केन से ईथर किस विधि से बनाएंगे आप, किस विधि से बनाएंगे, तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया आपके लिए रेडी है। तो लिख लो मेथिल क्लोराइड हो गया CH3Cl। अब यहां पर मैं सोडियम एल्कोक्साइड लूंगा, मेरे पास चाहिए डाइमेथिल ईथर, यानी मुझे उधर जो ईथर चाहिए उसमें दोनों के दोनों मेथिल होने चाहिए, यानी कि उधर जो मेरे पास ईथर चाहिए उसमें दोनों के दोनों एल्क समान होने चाहिए, समान, तो समान होने चाहिए। तो मैं यहां पर R क्या लूंगा, CH3ONA। तो अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, गर्म करने पर CH3O और ये CH3 और निकल गया आपका NaCl। क्या समझे आप, तो ये होता क्या है, ये होता है आपका डाई, क्योंकि दो है CH3 तो डाई मेथिल, और ये आपका ईथर, ये हो गया आपका डाइमेथिल ईथर, हो गया ना, हो गया, हाँ बिल्कुल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं आपकी खुशी के लिए। पेपर में क्वेश्चन आया क्लोरोबेंजीन से,
बेंजीन से, बेंजीन से नहीं, बेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से आप बना दो, आप क्या बनाओगे, क्या बनाओगे, मैथ फेनिल मेथनॉल, ये ले लो, ये ले लो, फेनिल मेथिल ईथर बना दो, फेनिल मेथिल ईथर बनाओ। तो अब आप इसे कैसे करोगे? तो आपको रिएक्शन पहचाननी पड़ेगी कि रिएक्शन में किस चीज को किस में बदलना है। तो ये है क्लोरोबेंजीन, ये हेलो एल्किन का बड़ा रूप हेलो एरिन है। हेलो एरिन छोटा भैया, उसका बड़ा भैया हेलो एरिन, कहते हैं ना मैं उसका छोटा भैया रहा हूं, वही। तो क्लोरोबेंजीन हेलो एरिन का छोटा भैया, उसका बड़ा भैया है हेलो एरिन, और ये है आपका हेलो एरिन। अब हेलो एरिन को आपको बदलना है ईथर में, तो कौन सी रिएक्शन काम आएगी? विलियमसन संश्लेषण। आ जाओ, तो क्लोरोबेंजीन लेता हूं मैं, तो C6H5Cl प्लस। अब यहां मुझे लेना है एल्कोक्साइड, ये सोच के लेना है आपको, ध्यान में रखो क्या लेना, बनाना क्या है आपको, फेनिल मेथिल, यानी फेनिल, यानी फेनिल होता है C6H5, वो तो आपको यहां से मिल जाएगा, लेकिन मेथिल होता है CH3, वो कहां से मिलेगा? तो इसलिए आपको यहां जो एल्कोक्साइड लेना है वो लेना है CH3ONA। अब जब आप यहां CH3ONA लेते हो तो यहां पर हो जाएगा CH3O और ये C6H5, और बाहर में निकल गया, सॉरी बाहर निकल गया NaCl, और ये बन गया आपका, ये जो बना है, ये जो बना है, ये जो बना है, ये जो बना है, ये है आपका फेनिल मेथिल ईथर। तो इस प्रकार विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया से आप किसी भी हेलो एल्केन को चेंज कर सकते हो हेलो एरिन में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इंपोर्टेंट रिएक्शन है। अगली रिएक्शन में चलते हैं। अब आप ये सोचोगे कि सर तो इसमें नेम की रिएक्शन करा रहे थे और ये कहां से आ गई? तो देखो, नेम की रिएक्शन जितनी भी है फिनोल की और ईथर की, वो मैंने सभी आपको करा दी। अब मैंने जब अनसॉल्व पेपर देखा, यानी पुराने प्रीवियस ईयर के जो पेपर देखे, तो उन पेपरों में मैंने एक चीज देखी कि जो ईथर की HI के साथ रिएक्शन है वो 2-3 बार पूछी, इसलिए मैंने ईथर की ये रिएक्शन एक इंपोर्टेंट ले ली है कि ईथर की HI के साथ रिएक्शन कैसे होती है। अब इसमें इतना खास क्या है सर, आपने ये ले ली रिएक्शन, तो इसमें खास ये है कि बच्चा इसमें फंस जाता है। तो इसके अंदर 2 रिएक्शन है, पेपर में पूछता है कि ईथर की ठंडे HI के साथ रिएक्शन कराओ, या पूछता है ईथर की गर्म HI के साथ, और वो समझता है कि ठंडा गर्म गया बाहर में, बस उसे याद रहता है HI के साथ ईथर की रिएक्शन कैसे होती है, इसलिए मैंने ये रिएक्शन ली है। तो मैं आपको ईथर की HI के साथ रिएक्शन कराऊंगा, एक बार ठंडे HI के साथ, एक बार गर्म HI के साथ, ध्यान से देखना। तो इसमें नंबर 1 है ठंडे HI के साथ। तो अगर मैं ईथर की रिएक्शन ठंडे HI के साथ कराता हूं, ठंडे HI के साथ, तो देखो यहां पर बनता है हेलो एल्केन और आपका बनता है एल्कोहल, ये 2 पदार्थ बनते हैं, ये 2 पदार्थ बनते हैं, हेलो एल्केन बनता है और एल्कोहल बनता है। देखो ध्यान से, तो ये मैंने ईथर दिया, आपका ईथर लिया एग्जांपल के तौर पे, जैसे CH3O CH3, ये ईथर है, इसका नाम है डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल और ईथर, इसका नाम ये है, ठीक है सर। अब इसकी रिएक्शन कराओ HI के साथ, लेकिन यहाँ HI कैसा है, ठंडा HI है, यहाँ पर ठंडा HI है, इसकी रिएक्शन करा दो, तो होता क्या है, यहाँ से एक बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, या तो ये बॉन्ड टूटेगा या ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तभी रिएक्शन होगी, अगर बॉन्ड नहीं टूटेगा तो रिएक्शन नहीं होगी, तो इसलिए बॉन्ड का तो टूटना बनता है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पर बनेगा CH3O और इधर निकल गया आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, तो CH3 बेचारा अकेला घूम रहा है, CH3O भी बेचारा अकेला घूम रहा है, तब इन दोनों का साथ देने के लिए हमारे पास आएंगे HI, तो यहां पर जुड़ जाता है H, यहां पर जुड़ जाता है I, तो ये CH3OH हो गया मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। तो एक तो इसमें एल्कोहल बनता है और एक बनता है आपका हेलो एल्केन, ये है आपका क्या लिखें, मेथिल आयोडाइड, मेथिल CH3 को बोलते हैं और I को हो गया आयोडाइड, आयोडाइड। तो ठंडे HI के साथ रिएक्शन करने पर ये बॉन्ड टूट जाता है और आपका एक एल्कोहल और एक आपका हेलो एल्केन बन जाता है। अब अगर मैंने, ध्यान सुने, अब अगर मैंने गर्म HI के साथ रिएक्शन कराई, गर्म HI के साथ, यहां है ट्विस्ट, ये है, ये पेपर में पूछता है, गर्म HI के साथ अभिक्रिया, इससे क्या होगा सर, क्या होगा, वही होगा जो खुदाई मंजूर खुदा वही डायलॉग। तो गर्म HI के साथ अभिक्रिया कराने पर इसमें बनता है आपका सिर्फ हेलो एल्केन, सिर्फ हेलो एल्केन बनता है, हेलो एल्केन, ये ट्विस्ट है, हेलो एल्केन बनता है, एल्कोहल नहीं बनता है। देखो मैं बता रहा हूं आपको होता क्या है,
जब भी गर्म HI, चलो कर लेते हैं पहले, हाँ बाद में बात करेंगे। तो CH3OCH3, जब मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं HI लेकिन गर्म HI साथ, तो होता क्या है, गर्म के साथ ये दोनों बॉन्ड टूट लेते हैं, दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे। भाई ये ठंडा है तो वो एक बॉन्ड को तोड़ रहा है, तो गर्म होगा तो दोनों बॉन्ड को तोड़ रहा होगा, फिर दोनों बॉन्ड तोड़ देगा, तो यहां से दोनों बॉन्ड टूट जाती है। तो एक CH3 इधर घूम रहा है, एक CH3 इधर घूम रहा है अकेला, और आपका O भी अकेला घूम रहा है। तो तीन चीजें हमारे पास, क्या बनेगा, तो यहां से I यहां भी जुड़ेगा, I यहां भी जुड़ेगा, और जो H है ना वो यहां जुड़ जाएगी H2। बैलेंस के लिए कुछ नहीं है, हम यहां पर 2 लगा देंगे, तो 2HI में से 2I ये हो गए और 2H आपके यहां हो गए, तो जल तो निकल जाएगा बाहर। इस जल को मैं यहां की जगह यहां लिख देता हूं, ये तीर ऊपर गर्म करना और H2O बाहर निकल जाएगा। और ये दोनों आपको पता है क्या है, मैथिल आयोडाइड, तो ये दोनों हैं आपके मैथिल आयोडाइड। इसलिए मैंने ये रिएक्शन ली है कि ये है इंपॉर्टेंट है, पेपर में से पूछता है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है कि गर्म है या ठंडा है, उससे मुझे क्या लेना। मैंने तो पढ़ रखा है कि एल्कोहल बनेगा, आयोडाइड बनेगा, बना के छोड़ाता है और नंबर कट जाता है। तो ध्यान रखें, जब ठंडे HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो मैथिल एल्कोहल मैथिल आयोडाइड यानी हेलो एल्केन एल्कोहल दोनों बनेंगे, लेकिन अगर गर्म HI के साथ करेंगे तो आपका मैथिल आयोडाइड हेलो एल्केन बनता है। देखो होता क्या, ऐसी बात नहीं है, यहां पर एल्कोहल नहीं बनता। गर्म HI की जब मैं ईथर के साथ रिएक्शन करता हूं तो वहां भी आपका हेलो एल्केन और एल्कोहल बनता है, लेकिन वो जो एल्कोहल है ना वो फिर दोबारा आपका रिएक्शन कर लेता है, किससे कर लेता है, इससे, हेलोजन अम्ल से। जो एल्कोहल इसमें बनता है दोबारा, वो दोबारा फिर रिएक्शन कर लेता है हेलोजन अम्ल से, और फिर वो फिर कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो भी कन्वर्ट हो जाता है हेलो एल्केन। इसलिए इसमें सिर्फ हेलो एल्केन ही बनता है, एल्कोहल बनता है, लेकिन वो दोबारा आपका HI से रिएक्शन करके कन्वर्ट दोबारा हो जाता है इसमें, तो फाइनली इसमें बनता है आपका हेलो एल्केन। तो इस प्रकार आज मैंने आपको 9 रिएक्शन कराएंगे, वैसे 10 की कहा था, मैं 10 का भी कराऊंगा, आपका इंतजाम है मेरे पास। तो आज मैं 9 रिएक्शन का 10 का जो आपका है 10 रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना क्या कराता हूं, जुड़े रहे वीडियो में। 10वां आपका जो बच्चे कह रहे थे कि साधारण नाम कैसे बनाते हैं वो करा दो सर, तो आज मैं 10वें में आपको रिएक्शन ना करा के बहुत इंपोर्टेंट चीज करा रहा हूं, साधारण नाम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखें हम। तो देखो साधारण नाम 2 प्रकार से लिख सकते हैं हम, साधारण नाम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो साधारण नाम लिखने का तरीका ये है, और एक साधारण नाम लिखने का तरीका ये है, दोनों बताएंगे, टेंशन मत लो। तो अगर CHO एल्डिहाइड, COO कार्बोक्सिलिक अम्ल, और आपका COCl कार्बोनिल क्लोराइड, अगर इन तीनों का आपको साधारण नाम लिखना है तो इनका साधारण नाम लिखने का जो आपका कार्बन का नंबर है वो क्या है, अगर ये तीनों आते हैं और इन तीनों का मैं लिखता हूं साधारण नाम, अभी मैं एग्जांपल भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। अगर C1 आएगा तो फॉर्म, C2 आएगा तो एसिड, C3 आएगा तो प्रोपियन, C4 ये क्या है सर हमारे लेने बैठा। हाँ अभी आप तक पढ़ाया, अभी आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने क्या पढ़ाया सर, C1 के लिए मैथ आएगा, एथ आएगा, प्रोप आएगा, ब्यूट आएगा। तो ये सभी जो C की एल की जो C के लिए मैथ है प्रोप लगाते हैं, ये IUPAC नाम में लगाते हैं, और साधारण नाम में लगाते हैं, किन के साधारण नाम में, किन के साधारण नाम में लगाते हैं, इनकी, जो इन 3 को छोड़कर जो भी आए, मेन तो ये है 3, इनके अलावा और भी है, जैसे एस्टर है आपका COO, इसमें आपका एमाइड है CONH2, उनको छोड़ के, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसे क्रियात्मक समूह जिनके पास खुद की CO, उनको छोड़ के बच्चे जितनी भी आपके क्रियात्मक समूह हैं उनका आप साधारण नाम लिखते हो, तो उसके लिए आपकी यही पद्धति आएगी, C1 मैथ, C2H प्रोप ब्यूट पेंट। क्या समझे, दोबारा ध्यान सुन लो, दोबारा ध्यान दे, इस पद्धति का आप यूज करोगे उनके लिए जिन क्रियात्मक समूह के पास खुद की C है। जैसे कि एग्जाम्पल में 3 लिए हैं जो ज्यादा यूज होते हैं, CHO एल्डिहाइड, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, और COCl कार्बोनिल क्लोराइड, इनका यूज करोगे साधारण नाम लिखने में। साधारण नाम लिखाना सिखा रहा हूं मैं, IUPAC नहीं, साधारण नाम। और अगर C1 मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट ये भी यूज करते हैं साधारण नाम में, पर किन के लिए, इनको छोड़कर। अब देखो एग्जांपल, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, नंबर 1 एग्जांपल मैंने लिया HCHO। अब मुझे इसका साधारण नाम लिखना है, तो ये तो CH है, तो ऐसा क्रियात्मक समूह है जिसके पास खुद की C है, तो मैं किस पद्धति का यूज करूंगा, इसका यूज करूंगा। अब मैं गिनूंगा इसमें कितने C हैं, तो इसमें 1 C है, तो 1 के लिए फॉर्म, ठीक है सर फॉर्म लगा दिया आगे। अब जब CHO है तो पीछे लगाऊंगा मैं एल्डिहाइड, तो ये हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। अभी आपने देखा था जब मैंने आपको लगभग 7वीं या 6वीं रिएक्शन कराई थी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनन, देखो पीछे
फिनोल का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनन क्या बना था, बेकेलाइट। तो वहां पर मैंने लिखा था ना फॉर्मेल्डिहाइड, वो यही था HCHO। अब आप सोच रहे होंगे कि HCHO का नाम फॉर्मेल्डिहाइड कैसे है, तो ऐसे है, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, दूसरा मैंने लिया CH3CHO, इसका नाम क्या सर, तो इसमें 2 C है, 2 के लिए एसिड, तो ये हो गया आपका एसिड, ठीक है। और पीछे क्या लगाना है, एल्डिहाइड, तो ये हो गया एसिटेल्डिहाइड, टेल्डिहाइड, ये आपका एसिटेल्डिहाइड हो गया। तीसरा लेता हूं मैं HCOOH, ये लिया मैंने, कितनी सी है, एक सी, एक सी के लिए फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अब COOH के लिए लगाएंगे एक अम्ल, तो ये हो गया फॉर्मिक अम्ल, क्या समझा, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है सर। अगला एग्जांपल मैंने लिया CH3COOH, ये लिया, इसमें कितनी सी है, 2 सी, 2 के लिए 2 भाई, हाँ 2 सी के लिए एसिड, एसिटिक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, 5वां एग्जांपल मैंने अब ना ये लेता हूं, ये मैंने लिया आपका HCOCl, ये लिया, इसका नाम क्या है, तो इसमें कैसी है, एक सी, एक के लिए फॉर्म, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्म। और हमें लगाना क्या है COCl के लिए, इल क्लोराइड, तो फॉर्मिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं हम इसका, 6वां एग्जांपल है आपका CH3COCl, इसमें कितनी सी है सर, इसमें 3 सी है, हाँ यही गलती मत कर देना, यहां पर कहो 2 सी है, यहां पर कहो 3 सी है। Cl क्लोरीन के पास कोई सी नहीं है, उसके पास सी नहीं है भैया, पहले ही कह दे रही हूं, तो Cl के पास कोई सी नहीं है, Cl खुद में एक यौगिक है, खुद में एक तत्व है, C और L। जब कभी भी कोई आपको कैसे पता करेंगे C है या नहीं है, तो अगर C के आगे कोई स्मॉल लेटर लिखा है तो वहां पर C नहीं मानेंगे, और अगर C के आगे कोई कैपिटल लेटर है तो वो C है। तो C वाली C कौन सी है, कार्बन वाली C लेनी है हमें, इसमें कितने कार्बन हैं, तो कार्बन 1 2, ये C वाली C नहीं लेनी, ये तो क्लोरीन है, कार्बन लेनी है, तो 2 C है, 2 के लिए एसिड, एसिड, और पीछे COCl के लिए इल क्लोराइड, तो एसिटिल क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये पद्धति है साधारण पद्धति ऐसे क्रियात्मक समूहों के लिखने की जिनके पास खुद की सी होती है। तो मैंने 3 जो इंपोर्टेंट है वो करा दिए, तो आपकी एक सी होगी तो फॉर्म, और अगर एल्डिहाइड समूह है तो पीछे रहेंगे एल्डिहाइड, एक सी है तो फॉर्म, 2 सी है तो एसिड, पीछे जो भी क्रियात्मक समूह उसके हिसाब से यहां से लगा लेंगे। अब आ जाओ इस पे, अब इसमें क्या है, तो जो बचे क्रियात्मक समूह, जैसे एल्कोहल बच गया आपका, और आपका ईथर बच गया, कीटोन बच गया, आपका हेलोजन अम्ल बच गए, उन सभी के लिए हेलो एल्केन बच गए, उन सभी के लिए इस पद्धति का यूज करें। जैसे मैं यहां एग्जांपल लेता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, अब मैं इसे मिटाता हूं, यहां से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इधर मिटाता हूं। देखो, तो यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं, आपका सीधे एग्जांपल, जैसे मैंने लिया CH3OH, इसका नाम क्या है, क्या नाम, साधारण नाम बात चल रही है, IUPAC नहीं चल रही है, साधारण नाम। तो आ जाओ, इसमें क्या करना है, एल्क गिननी है, एल्क यानी कार्बन की संख्या, एल्क यानी कार्बन की संख्या, एल्क यानी कार्बन की संख्या। तो इसमें कितने कार्बन है, 1, और 1 कार्बन के लिए मैथ, और पीछे इसमें हर एक में लगाना है इल, तो ये हो जाएगा मेथिल, और इसमें पीछे ये है क्या, OH, तो OH होता है एल्कोहल, तो ये हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, ठीक है। एक और एग्जांपल देख ले भाई तू, C2H5OH, कितनी सी है इसमें, कितने कार्बन है, 2, एल्क यानी कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ, तो ये हो गया आपका एथ, इल पीछे लगाएंगे, एल्क प्लस इल पीछे आएगी, तो एथिल, ठीक है। OH आ रहा है तो एल्कोहल, तो ये हो गया एथिल एल्कोहल, ठीक है सर। एक और एग्जांपल, यदि मैंने लिखा CH3Cl, ये लिख लिया, अब इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 1 कार्बन के लिए मैथ, तो ये आपका यहां पर मैथ आ जाएगा, पीछे लगाना इल, तो मेथिल, और Cl के लिए क्रियात्मक समूह पीछे, Cl के लिए क्लोराइड, Cl के लिए क्लोराइड, Br के लिए ब्रोमाइड, I के लिए आयोडाइड, F के लिए फ्लोराइड, OH के लिए एल्कोहल,
ईथर के लिए ईथर, कीटोन के लिए कीटोन। ठीक है ना। एक और एग्जांपल देख लो इसमें, जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2Br, ये ले लिया। देखो नाम, कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन, 2 के लिए एथ, तो ये हो गया आपका एथिल, एथिल और Br का ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है ना, एथिल ब्रोमाइड। अच्छा, अभी और करा देता हूं मैं, 1-2 एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, वीडियो लंबी तो हो रही है पर आपको समझ आना चाहिए, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ये सीख लो, क्योंकि आपके पेपर में यही सारे नाम लिखे आते हैं। तो ये आपका मैथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, मैथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ठीक है, जैसे अगर मान लो और एग्जांपल लेते हैं, मैं मिटा देता हूं, एक ईथर का एग्जांपल लेते हैं। ईथर का नाम कैसे लिखते हैं? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया ईथर का, ROR। अब इसमें ना हमें क्या करना है, ये दोनों आर है ना, इनके नाम मुझे आगे लिखनी है, आगे, और इस O का नाम पीछे लिखना है, ईथर करके। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी एल के, ये भी एल के, इन दोनों के नाम मैं लिखूंगा आगे और इस O के लिए ईथर लिखूंगा पीछे। इसी प्रकार होता है कीटोन का, RCOR, इसमें दोनों आरों के नाम लिखे जाते हैं आगे और CO के लिए पीछे लिखते हैं कीटोन। एग्जाम्पल लो, तुम बाहर में ध्यान दो सबको, तो एग्जाम्पल CH3O, CH3, तो अब इसमें O के दोनों और ये R है, एल के, एल्क, तो इसका भी नाम आगे लिखूंगा, इसका भी नाम आगे लिखूंगा। अब इसका जो R को नाम लिखूंगा मैं, इस R का नाम लिखेंगे, तो इसमें कितनी C है? एक C, तो एक C के लिए हो गया मैथ, और पीछे लगानी है एल, तो मैथिल। तो ये वाली CH3 होगी मैथिल, इस वाली का लिखो तो ये भी हो जाएगी मैथिल, और इस O के लिए क्या आएगा? ईथर। तो सर ये तो मैथिल मैथिल ईथर होगा, हाँ मैथिल मैथिल ईथर होगा, पर हम किसी को डबल नहीं लिखते हैं। डबल होगा तो उसके लिए क्या शब्द लगाते हैं? डाई, तो ये हो जाएगा डाई मैथिल ईथर, इसका ये नाम हो जाएगा, ये नाम में मिटा देता हूं। ठीक है, तो CH3 दोनों, ये भी मैथिल है, ये भी मैथिल है, तो डाई मैथिल हो गया, इनका नाम मैं आगे लिखूंगा O का ईथर। जैसे मान लो कीटोन, CH3CO C2H5, ये आ गया। अब इसमें एक R ये है, एक R ये, इन दोनों के नाम आगे, इस CH3 का नाम मैं आगे लिखूंगा, तो ये हो जाएगा मैथिल, और इसका क्या हो जाएगा? एथिल, तो एथिल, इसमें 2 C है, 2 के लिए एथ, पीछे लगाएंगे इल, एथिल, और इसमें एक C है मैथ, पीछे लाएंगे इल, मैथिल, एथिल मैथिल, और CO का नाम पीछे कीटोन, ऐसे कीटोन। तो इस प्रकार मैंने आपको साधारण नाम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस प्रकार मैंने आज आपको 10 रिएक्शन कराई। रिएक्शन तो मैंने 9 ही कराई है इंपोर्टेंट, पर उसमें 10वां भी आपको एक पॉइंट कराया है साधारण नाम, जो कि आपको इंपोर्टेंट है। पेपर में कभी कभी जो नाम रिएक्शन पूछता है, पेपर में जो आपको नाम की रिएक्शन पूछता है, या फिर कहता है कि मैथिल क्लोराइड से एथिल क्लोराइड बनाओ, तो ज्यादातर ना साधारण नामों का यूज करता है। तो आपको साधारण नाम आने चाहिए। जिनके पास खुद की सी होती है उनका लिखने का तरीका ये है, और जिनके पास खुद की सी नहीं होती है, ऐसे क्रिया समूह, उनका लिखने का तरीका ये है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज है यहाँ पर कि आप सोचोगे कीटोन, कीटोन पर खुद की सी है, तो इसका यहां क्या नहीं लिखते, तो कीटोन का आप अपवाद मान लो, कीटोन का आप इसी तरीके से लिखोगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में, थोड़ी वीडियो लंबी है, पर यही है कि आप अगर बने रहे होंगे तो आपको मजा आया होगा वीडियो में, आपको पढ़ाई बिल्कुल समझ आएगी, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आज की पढ़ाई आपको थोड़ी बहुत भी आवश्यक लगती है, अगर लगता है कि सर ने आप मेहनत की हमारे साथ, देखो मैं आपको बता दूं, जितनी भी आपको यहाँ पर लिखता हूं मैं उसे लिख लेता हूं, वीडियो को पॉज करके, फिर वीडियो को चालू करके फिर उसे समझाता हूं, फिर उसे मिटाता हूं, फिर वीडियो को पॉज करके फिर दोबारा दूसरी रिएक्शन लिखता हूं, फिर उसे समझाता हूं, फिर पॉज करके तीसरी रिएक्शन। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, ऐसे नहीं होता है। तो आपको ही मेहनत करनी है, आप किसी से ना तो मुझसे सीख लें कि सर कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी मेहनत कर लें। तो आप मेहनत करें, जब ही आपकी मेहनत रंग लाएगी और तभी आपकी परसेंटेज बनेगी। और भैया हमारा तो वही है, सब्सक्राइब आपके सब्सक्राइब कर दोगे, आप लाइक कर दोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमारा भी कुछ हो जाएगा। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।